नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर। एक बार हम फिर हाजिर हैं हमारी सीरीज लेकर सेहत पर सवाल। और आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं डॉक्टर नेहा। डॉक्टर नेहा, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। थैंक यू। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मैम। जब बात आती है पुरुष बांझपन की, मेल इनफर्टिलिटी की, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। तो इसकी शुरुआत हम यहीं से कर लेते हैं कि सबसे पहले हम आपसे यही जानेंगे कि पुरुष बांझपन की जो समस्या है वो आजकल इतना ग्राफ बढ़ता क्यों चला जा रहा है, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, बांझपन अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है जो हमारी आज की जनरेशन और स्पेशली वो लोग जो सिटी में रहते हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। अब उसमें हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे मेल के रीजंस भी हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के, और फीमेल के रीजंस भी हो सकते हैं। अब मेल रीजंस भी बहुत कॉमन होते जा रहे हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण है हमारी लाइफस्टाइल और हमारा स्ट्रेस फैक्टर। देखिए, कुछ बीमारी ऐसी होती है जिसमें ये कह देना बड़ा आसान है कि ये बैक्टीरिया आया, इन्फेक्शन हुआ और बात ख़त्म हो गई। लेकिन जब बांझपन की हम बात करते हैं, स्पेशली मेल्स में बात करते हैं, तो ज़्यादातर केसेस अलाइन करते हैं आपकी लाइफस्टाइल से रिलेटेड कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप कितना अपने दिन भर में दिनचर्या में चलते हैं फिरते हैं, आपकी डाइट हैबिट्स कैसी हैं, अल्कोहल और स्मोकिंग की हिस्ट्री है या नहीं है। ये सारे बहुत बड़े कारण हैं। इसके अलावा भी कुछ रीजंस होते हैं। पेशेंट हाइपरटेंसिव तो नहीं है, ओबेसिटी तो नहीं है, मोटापा तो नहीं है, शुगर की प्रॉब्लम तो नहीं है, और भी कुछ मेडिकल रीजंस हो सकते हैं जो डायरेक्टली स्ट्रक्चरल एबनॉर्मैलिटी यानी कि आपके टेस्टिस में कोई कमियां तो नहीं है, बनावटी कमियां तो नहीं है, वो भी कारण हो सकते हैं। अधिकतर हम बात करें तो लाइफस्टाइल रिलेटेड ज़्यादा हमारे को ओपीडी में केसेस देखने को मिलते हैं। तो अगर हम ये माने कि लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है पुरुष बांझपन के लिए, जिसमें कई बार हम ये भी देखते हैं कि ये जो जेनेटिक समस्याएं भी होती हैं जो फोरफादर से पेरेंट्स से चला आ रहा है, तो ऐसा भी देखा जाता है कि ये समस्या उस वजह से भी हो जाती है। जी बिल्कुल हो सकती है। देखिए, मेल्स में जो ऑर्गन है टेस्टिस है, वो बेसिकली स्पर्म्स बनाती है। वो जब आप बाहर निकली, ट्यूब बनी, प्रोस्टेट उसके साथ मिलता है और उसके बाद इजैकुलेशन होता है। अब इस पूरे स्ट्रक्चर में कोई भी एबनॉर्मैलिटी है, ये बचपन से भी हो सकता है कि कोई ट्यूब ब्लॉकेज है या कोई और इंजरी की वजह से भी हो सकता है, हाइड्रोसिल का केस है, वराइकोसील का केस है, अकॉर्डिंगली हमें आगे देखना होता है। ये बहुत ज़्यादा आजकल देखने को मिल रहा है कि अगर फादर को प्रॉब्लम रहा है कंसेप्शन में या स्पर्म काउंट लो रहा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, अगर बच्चे की लाइफस्टाइल ठीक नहीं है तो उसको भी सिमिलर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जैसे कि अभी आपने बात की स्पर्म काउंट बहुत मैटर करता है, तो स्पर्म काउंट का एक क्राइटेरिया मुझे बताइए कि स्पर्म काउंट हम किस तरह से मान सकते हैं कि बेबी कंसीव करने के लिए स्पर्म काउंट कितना पॉजिटिव होना चाहिए और कितना उसका परसेंटेज होना चाहिए। देखिए, स्पर्म काउंट का एक वेरिएशन होता है। एक हम नॉर्मल वैल्यू मान के चलते हैं जिसमें से हम मान के चलते हैं कि 15 से नीचे अगर वैल्यू है तो फिर डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है नेचुरल कंसेप्शन। और जितने ज़्यादा वैल्यू बढ़ती है, 40 है, 60 है, उतना ज़्यादा आसान होता है नेचुरली कंसीव करना। अच्छा, यहाँ पे हम सब लोग ये बात तो जानते हैं कि स्पर्म काउंट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट है, दो पैरामीटर्स और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होते हैं मॉर्फोलॉजी, एक होती है मोटिलिटी, यानी कि आपका जो एक स्पर्म है वो कितना हेल्दी है, उसका शेप, साइज, स्ट्रक्चर कितना कैसा कितना अच्छा है। स्पर्म काउंट अच्छा है पर शेप और साइज अच्छा नहीं है तो भी नेचुरल कंसेप्शन में प्रॉब्लम आएगी। दूसरा, उसकी मॉर्फोलॉजी, जैसे कि आप आजकल फोटोज़ में, वीडियोस में अब तो इतनी अवेयरनेस है, सब लोग जानते हैं, वो दिखाते हैं ना स्पर्म दौड़ता दौड़ता एक के पास जाता है, तो वो दौड़ने की स्पीड कितनी है ये भी बहुत मैटर करता है। तो यानी कि मोटिलिटी, तो काउंट भी इम्पॉर्टेंट है, मॉर्फोलॉजी यानी कि स्ट्रक्चर भी इम्पॉर्टेंट है, और तीसरा मोटिलिटी यानी उसके दौड़ने की क्षमता कितनी अच्छी है। ये तीनों ही पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट तो यहाँ हम आपको रोकेंगे। जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि जो कपल्स हैं वो बहुत प्रयासरत रहते हैं और जब कहीं से कहीं कुछ उन्हें नहीं मिलता तो फिर वो आईवीएफ वगैरह की तरफ भी बढ़ जाते हैं। जबकि होम्योपैथी में हमारा उद्देश्य यही रहता है कि वो लोग आईवीएफ पर ना जाएं, क्योंकि जब वो बिना आईवीएफ के बेबी कंसीव कर सकते हैं तो उसमें आईवीएफ पर जाने की उन्हें क्या ज़रूरत है। इसके बारे में आप कुछ बोलिए। ये एक बहुत बड़ा, अब हमारे पास क्योंकि ऐसे पेशेंट्स आते हैं ओपीडी में, रोज़ हम इतने केसेस लेते हैं। देखिए, हर पैथी का अपना एक तरीका होता है ट्रीटमेंट करने का, और मैं पेशेंट को उतना ही ट्रीट कर सकती हूँ ना जितनी मेरे पास दवाइयाँ अवेलेबल है। अब हम अगर एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जब हमारे पास पेशेंट्स होते हैं जिनका स्पर्म काउंट कम है, उनको हम सिर्फ सप्लीमेंट्स दे सकते हैं। ताकत की गोलियाँ खिला दी, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की गोलियाँ दे दी, विटामिन ई की मेडिसिन दे दी, ये हमारा एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू है चीज़ें ठीक करने का। पर इससे स्पर्म काउंट एक्चुअली बढ़ता नहीं है।
यहाँ पे हम बात करें तो होम्योपैथिक मेडिसिन का इसमें बहुत अच्छा रोल है। हमारे बहुत सारे रिजल्ट्स आए हैं जहाँ पे स्पर्म काउंट कम है और स्पर्म काउंट बड़ा है, तो होम्योपैथी में उसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। अगर फीमेल में कोई रीजंस नहीं है इनफर्टिलिटी के, मेंसेस साइकिल ठीक है, जो ओवा बन रहा है यानी कि जो एग बन रहा है वो बिल्कुल हेल्दी है ना, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही है, तो आप सिर्फ और सिर्फ अगर मेल की तरफ से इनफर्टिलिटी आ रही है तो वहाँ पे होम्योपैथिक मेडिसिन का बहुत अच्छा रोल है और किसी और तरीके की IVF या IUI कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैम कई केसेस में ये भी देखा जाता है कि जो एज फैक्टर होता है वो भी काम करता है। जैसे मान लीजिए कि 30+ एजेस के बाद में क्या होता है कि कई बार देखा जाता है कि समस्याएं बननी ज़्यादा शुरू हो जाती हैं, बेबी कंसीव की प्रॉब्लम आती है, तो ऐसा एज फैक्टर मैटर करता है? जी बिल्कुल मैटर करता है, बट मेरी इस बात से बहुत लोग अग्री तो करेंगे लेकिन उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना अपनी लाइफ में बहुत मुश्किल है। ये अब तो क्योंकि इतनी अवेयरनेस हो गई है, अब तो सभी ये बात जानते हैं कि जितना ज़्यादा आपका mid-20s के आसपास की एज होती है, 22 से लेकर 26 साल की जो उम्र होती है, सबसे अच्छी उम्र होती है कंसीव करने के लिए, आपकी सेहत के लिए भी, बच्चे की सेहत के लिए भी। जैसे ही मेल हो फीमेल हो दोनों ही, जैसे ही 30 क्रॉस करते हैं आपके हेल्थ डिसऑर्डर्स, आपकी लाइफस्टाइल चेंज होने लगती है। विद एवरी इंक्रीजिंग ईयर यानी हर बढ़ते साल के साथ आपका स्पर्म अनहेल्दी होता जाता है। स्पर्म काउंट घटे ना घटे लेकिन स्पर्म की जो वाइटैलिटी होती है वो घटती रहती है। तो मैं अधिकतर पेशेंट्स को यही बोलती हूँ कि अगर कोई रीज़न नहीं है तो आप प्रेगनेंसी को, कंसेप्शन को ज़्यादा डिले मत करिए। अगर आपकी लाइफस्टाइल सूट करती है तो उसको अच्छे से सही समय पर उस स्टेप को ले लीजिए। अब जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि स्पर्म काउंट की बात कर ली हमने, तो एक ये भी देखा जाता है कि पुरुषों में आजकल जो समस्या बनती जा रही है वो एक बैड हैबिट पड़ जाते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि मास्टरबेशन की एक आदत अगर हम ले लें, तो इसके लिए आप कितना एग्री करते हैं कि मास्टरबेशन से स्पर्म काउंट पे फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है? देखिए, अगर जो इस तरीके की हैबिट्स होती है, मास्टरबेशन करना या गलत वीडियोस देखकर इजैकुलेशन तक पहुंचना, ये एक्चुअली आपकी मेंटल लेवल के लिए अच्छी नहीं होती ना। इससे आपका स्ट्रेस बढ़ता है, जो हेल्दीनेस होती है माइंड की, बॉडी की, वो डिस्टर्ब होती है। अगर थोड़ी कम काउंट में है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मास्टरबेशन नहीं है तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। बट एक्सेसिव मास्टरबेशन एक दिन में 3-3 4-4 बार करना या एक हफ्ते में कई बार कर देना, तो वो एक अनहेल्दी हैबिट होती है, उससे आपकी स्पर्म क्वालिटी ख़राब हो सकती है। जी बिल्कुल। डॉक्टर नेहा, आप इस बात को एग्री करते हैं या नहीं कि एक सेक्स एजुकेशन का होना ज़रूरी है कि नहीं आजकल की लाइफ में? जी, मैं आज कल के ज़माने को देखते हुए आपकी इस बात से सहमत करूँगी कि सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए। देखिए, इसके दो एक बड़े कारण हैं। पहले के ज़माने में एक तो शादी सही टाइम पे हो जाती थी तो वो डर नहीं होता था कि यहाँ हो गया, वहाँ हो गया, या कोई गड़बड़ हो गई, प्रेगनेंसी हो गई तो कैसे उसको हैंडल किया जाएगा। अनवांटेड प्रेगनेंसी अगर मैरिज से पहले फीमेल को होती है तो ऑब्वियसली फीमेल को फिर कोई स्टेप लेना पड़ता है, अबॉर्शन या फिर पिल्स के थ्रू या फिर किसी प्रोसीजर के थ्रू, तो वो एक तो फीमेल की हेल्थ के लिए बड़ा ख़राब होता है। सेक्स एजुकेशन से ये फ़ायदा होगा कि कैसे प्रोटेक्टेड सेक्स किया जाए, क्या सही स्टेप्स हैं, कैसे हम उसको आगे कर सकते हैं, और ये आजकल काफ़ी स्कूल्स में शुरू हो गया है और ये हमें घर पे भी अपने बच्चे के साथ थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। बच्चे के लिए, इनफैक्ट लड़की के लिए, स्पेशली इस केस में मैं कहूँगी लड़की के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा और प्रोटेक्टिव चलेगा, दिक्कत नहीं आएगी आगे। अच्छा डॉक्टर नेहा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कई बार देखते हैं कि हम रिपोर्ट्स करा रहे हैं, रिपोर्ट पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी बेबी कंसीव नहीं हो पाता, प्रेगनेंसी नहीं बन पा रही है, इसका क्या मतलब? जी, और अर्बन सिटीज़ में, शहरों में बहुत सारे कपल्स ऐसे हैं, आप मानेंगे नहीं, हमारी ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं, ऐसे बहुत सारे कपल्स हैं जो 1-2 साल से ट्राई कर रहे हैं और सब कुछ करा लिया, सारे टेस्ट कराए, मैंने मेल के भी टेस्ट कराए, फीमेल के भी टेस्ट कराए, पूरी ओव्यूलेशन साइकिल टेस्ट करा ली, सब कुछ नॉर्मल है, बट फिर भी कंसीव नहीं कर पा रहे। अब इसका हम क्या कह सकते हैं? अधिकतर केसेस में स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीज़न है। जैसे एक पेशेंट आए थे मेरे पास, अब फीमेल भी अपनी लाइफ में बहुत बिजी है, मेल का नाइट स्केड्यूल है, वो रात में काम करते हैं, फीमेल पूरे दिन में काम करती है, तो एक तो स्केड्यूलिंग ठीक नहीं है ना, ये बहुत बड़ा कारण है। अच्छा, मुझे एक पेशेंट ने ये बोला कि मैम आप तो कह देते हैं स्ट्रेस कम ले, पर कैसे कम लें, अब सोच को कैसे रोकें हम। अब इस केसेस में मैं हमेशा पेशेंट को बोलती हूँ कि अगर आपकी लाइफस्टाइल अलाउ करती है, आपकी दिनचर्या अलाउ करती है, तो आप अपने हस्बैंड के लिए थोड़े टाइम के लिए कहीं घूमने ज़रूर जाइए, कुछ ना सही कुछ डिनर पे जाइए। जितना ज़्यादा आपसी बॉन्डिंग अच्छी होगी, जितना ज़्यादा प्रेम होगा, क्योंकि जब प्रेम होता है तो सही हार्मोन सही अमाउंट में रिलीज़ होते हैं, तो आपसी प्रेम, आपसी सहमति आप जितना बनाए रखेंगे उतना अच्छा आपके ओवा और उतनी अच्छी आपकी स्पर्म की हेल्थ होगी।